One of them, the 2002 Gujarat riots. They're one of the most challenging periods of modern Indian history. जुडिशरी ने पूरी तरह डिटेल में उसका एनालिसिस किया, दो बार किया और अब पूरी तरह निर्दोष जिन लोगों ने गुनाह किया था उनके लिए न्यायालय ने अपना काम किया है। What's your relationship like with criticism? क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। अगर आप ट्रू डेमोक्रेट हैं, आपके ब्लड में डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ तो कहा जाता है शास्त्रों में, निंदक नियरे राखिए। जो आलोचक होते हैं वो सबसे निकट होने चाहिए आपके पास। क्रिटिसिज्म होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए और बहुत तीखा क्रिटिसिज्म होना चाहिए। लेकिन मेरी शिकायत ये है कि आजकल क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है। You've been through your career and through your life, you have seen a lot of difficult situations in the history of India. One of them, the 2002 Gujarat riots. They're one of the most challenging periods of modern Indian history when there was violence between Hindu and Muslim citizens of the Gujarat that led to over 1,000 deaths. It revealed the intensity of religious tensions in the region. You were, as you mentioned, Chief Minister of Gujarat at the time. Looking back, what lessons do you draw from that time? And we should also say that India's independent Supreme Court upheld twice in 12 and 22 that you had no involvement in the violence of the 2002 Gujarat riots. But I was wondering if you could speak to the broad lessons you draw from that time. देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे तो पहले जो आपने कहा कि मैं इस विषय में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अब इंटरव्यू ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, जो आपके मन में जो दुविधा पैदा हुई, मुझे लग रहा है कि आपने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी रिसर्च किया है और आपने हर चीज़ की बारीकियों में जाने का प्रयास किया है। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये आपके लिए कोई कठिन काम है और आपने जितने पॉडकास्ट किए हैं, मैं मानता हूँ कि आप लगातार अच्छा ही परफ़ॉर्म कर रहे हैं और आपने मोदी को लिए क्वेश्चन करना, उसके बजाय आपने भारत के परिवेश को जानने की भरपूर कोशिश की, ऐसा मैं फ़ील कर रहा हूँ। और उसके इसलिए मैं समझता हूँ कि सच्चाई तक जाने का आपका जो प्रयास है, उसमें ईमानदारी नज़र आती है और इस प्रयास के लिए मैं आपका बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। Thank you. जहाँ तक आपने उन पुरानी चीज़ों की बात की, लेकिन आप 2002 और गुजरात के राइट्स, लेकिन उसके पहले के कुछ दिनों का मैं आपको एक एक 12-15 महीने का एक चित्र आपके सामने पेश करना चाहूँगा, ताकि एक आपको अंदाज़ आ जाए कि क्या स्थिति थी। जैसे 24 दिसंबर 1999 यानी 3 साल पहले की बात है। काठमांडू से दिल्ली जो फ्लाइट आ रही थी, वो हाईजैक कर के अफ़गानिस्तान ले जाया, कंधार में ले गए और भारत के सैकड़ों यात्रियों को बैन बनाया गया। पूरे भारत में एक बहुत बड़ा तूफ़ान था, लोगों की ज़िंदगी और मौत का सवाल था। अब 2000 के अंदर हमारे यहाँ लाल किले में आतंकी हमला हुआ दिल्ली में। एक नया और उसके साथ तूफ़ान जुड़ गया। 11 सितंबर 2001 अमेरिका में ट्विन टावर पर बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ। उसने फिर एक बार दुनिया को चिंतित कर दिया क्योंकि ये सब जगह पे करने वाले एक ही प्रकार के लोग हैं। अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर विधानसभा पर आतंकी हमला हुआ। 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर आतंकी हमला हुआ। यानी आप उस समय के एक 8-10 महीने की घटनाएँ देखिए, वैश्विक स्तर की घटनाएँ, आतंकी घटनाएँ, खून-खराबे की घटनाएँ, निर्दोष लोगों की मौत की घटनाएँ। तो कोई भी एक प्रकार से अशांति के लिए एक चिंगारी काफ़ी होती है, स्थिति पैदा हो चुकी थी। ऐसे समय अचानक 7 अक्टूबर 2001
मुझे मुख्यमंत्री बनने का दायित्व मेरे सर पे आ गया अचानक, और वो भी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी। गुजरात में जो भूकंप आया था, उस भूकंप के रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत बड़ा काम था, और पिछली शताब्दी का वो सबसे बड़ा भूकंप था। हजारों लोग मारे गए थे। तो एक काम के लिए मेरे लिए सीएम का काम मेरे जिम्मे आ गया। बहुत महत्वपूर्ण काम था, और मैं शपथ लेने के बाद पहले दिन से इस काम में जुड़ गया था। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कभी सरकार नाम से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं सरकार में कभी रहा नहीं। मैं सरकार क्या होती है जानता नहीं था। मैं कभी एमएलए नहीं बना, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ा। मुझे जीवन में पहली बार चुनाव लड़ना पड़ा। मैं 24 फरवरी 2002 मैं पहली बार एमएलए बना, एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि बना, और मैं पहली बार 24 तारीख को या 25 तारीख को या 26 तारीख को गुजरात विधानसभा में मैंने पैर रखा। 27 फरवरी 2002 विधानसभा में मेरा बजट सत्र था, हम हाउस में बैठे थे, और उसी दिन, यानी अभी मुझे एमएलए बने 3 दिन हुए थे, और गोधरा की घटना हो गई, और भयंकर घटना थी। लोगों को जिंदा जला दिया गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो कंधार के विमान अपहरण को, या पार्लियामेंट पर का हमला कहो, या 9/11 कहो, ये सारी घटनाओं का बैकग्राउंड हो, और उसमें एक इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मर जाना, जिंदा जला देना, आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी। कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, कोई भी चाहेगा, शांति ही रहनी चाहिए। दूसरा जो कहते हैं ये बहुत बड़े रायट वगैरह, तो ये भ्रम फैलाया गया है। अगर 2002 के पहले का डेटा देखें तो पता चलता है कि गुजरात में कितने दंगे होते थे। हमेशा कहीं न कहीं कर्फ्यू लगा रहता था। पतंग के अंदर कम्युनल वायलेंस हो जाए, साइकिल टकरा जाने पर कम्युनल वायलेंस हो जाए। 2002 से पहले गुजरात में 250 से ज्यादा बड़े दंगे हुए थे, और 1969 में जो दंगे हुए थे, वो तो करीब 6 महीना चले थे। अरे तब तो हम कहीं थे ही नहीं दुनिया के उस चित्र में, उस समय की मैं बता रहा हूँ। और इतनी बड़ी घटना एक ऐसा स्पार्किंग पॉइंट बन गया कि कुछ लोगों की हिंसा हो गई, लेकिन न्यायालय ने उसको बहुत डिटेल में देखा है, लंबे अरसे। और उस समय हमारे जो विरोध के लोग हैं वो सरकार में थे, और वो तो चाहते थे कि हम पर जितने आरोप लगे थे हमको सजा हो जाए। लेकिन उनके लाखों कोशिश के बाद भी जुडिशरी ने पूरी तरह डिटेल में उसका एनालिसिस किया, 2-2 बार किया, और पूरी तरह निर्दोष जिन लोगों ने गुनाह किया था, उनके लिए न्यायालय ने अपना काम किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस गुजरात में साल में कहीं-कहीं दंगे हुआ करते थे, 2002 के बाद आज 2025 है, गुजरात में 20-22 साल में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। पूरी तरह शांति है, और हमारी कोशिश ये रही है कि हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी मंत्र को लेकर के चलते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट से हमने पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन की तरफ गए हैं, और उसके कारण जिसको भी कुछ करना है वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और एक अच्छी तरह गुजरात विकसित राज्य बने, उस दिशा में हमने लगातार प्रयास करते रहे हैं। अब विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं, उसमें भी गुजरात अपनी भूमिका अदा कर रहा है। A lot of people love you. I've got to hear from a lot of them. But there is also people who criticize you, including from the media. And folks in the media have criticized you over this 2002 Gujarat riots.
What's your relationship like with criticism? What How do you deal with critics? How do you deal with criticism coming from the media or in your own inner circle or just in your own life? देखिए, आपने जो कहा आलोचना और कैसे डील करते हैं, तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज़्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। अगर आप ट्रू डेमोक्रेट हैं, आपके ब्लड में डेमोक्रेसी है, तो हमारे यहाँ तो कहा जाता है शास्त्रों में, निंदक नियरे राखिए। जो आलोचक होते हैं वो सबसे निकट होने चाहिए आपके पास। तो आप डेमोक्रेटिक वे में अच्छे ढंग से अच्छी जानकारियों के साथ काम कर सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए और बहुत तीखा क्रिटिसिज्म होना चाहिए। लेकिन मेरी शिकायत ये है कि आजकल क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है। क्रिटिसिज्म करने के लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है, विषय की बारीकी में जाना पड़ता है, सच और झूठ खोज करके निकालना पड़ता है। आजकल लोग शॉर्टकट ढूँढने की आदत के कारण कोई स्टडी करते नहीं है, रिसर्च नहीं करते हैं, वीकनेसेस को ढूँढ के निकालते नहीं हैं और आरोप लगाने में लग जाते हैं। एलिगेशंस और क्रिटिसिज्म के बीच में बहुत अंतर होता है। आप जिन लोगों का रेफरेंस दे रहे हैं वो एलिगेशंस हैं, वो क्रिटिसिज्म नहीं है। और लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्रिटिसिज्म चाहिए। आरोप से किसी का भला नहीं होता है, तू-तू मैं-मैं चलता है। और इसलिए मैं क्रिटिसिज्म को हमेशा वेलकम करता हूँ। और जब आरोप झूठे होते हैं तो मैं बहुत स्वस्थतापूर्वक अपने डेडिकेशंस के साथ मेरे देश की सेवा में लगा रहता हूँ। Yeah, the thing you speak of is very important to me because I admire great journalism. And unfortunately, in modern day, a lot of journalists seek clickbait headlines, make accusations because they operate under incentive because they want the headline, the cheap shot. I think there is room and desire and hunger for great journalists, and that requires deep understanding. And it saddens me how often one of the reasons, I don't think I'm very good at this, but one of the reasons I really wanted to talk to you is because I don't see enough high effort, deep dive research. I don't know how many books I've read. I've read a lot in preparing just to experience, just to try to understand. It requires a lot of preparation, a lot of work, and I would love to see great journalists do that more. And from that place, you can criticize. From that place, you can really investigate the complexity of a situation of people in power, their strengths, their flaws, the mistakes they have made. But that requires great, great, great preparation. So I wish there was more of that, of great journalism. देखिए, मैं बताता हूँ, वेल डायरेक्टेड और स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म वास्तव में पॉलिसी मेकिंग में को मदद करता है। क्लियर कट पॉलिसी विजन इससे निकलता है। और मैं विशेष रूप से ऐसी चीज़ों पर ध्यान भी देता हूँ कि ऐसे जो क्रिटिसिज्म होता है उसको मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, आपने जो कहा जर्नलिज्म हेडलाइन, देखिए अगर हेडलाइन का मोह हो और शायद कोई शब्दों का खेल खेले, मैं उसको बहुत बुरा नहीं मानता हूँ। एजेंडा लेकर के जो काम किया जाता है, सत्य को नकार दिया जाता है, तब वो आने वाले दशकों तक बर्बादी करता है। किसी को अच्छे शब्दों का मोह हो जाए, कोई अपने रीडर्स हैं या दर्शक हैं, उनको अच्छा लगे, चलिए तो उतना सा हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। लेकिन इरादा गलत हो, एजेंडा तय करके चीज़ों को सेट करना हो, तो वो चिंता का विषय होता है। And in that, the truth suffers, I think. मुझे याद है मेरा एक बार लंदन में मेरा एक भाषण हुआ था। वहाँ का एक अखबार है लंदन में, गुजराती अखबार है। तो उनका एक कार्यक्रम था उसमें, तो मैंने ऐसे ही अपने भाषण में कहा, मैंने कहा देखिए
क्योंकि वो पत्रकार थे, पत्रकार का कार्यक्रम था। तो मैंने कहा देखिए भई पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए? मक्खी जैसी होनी चाहिए कि मधुमक्खी हो जैसी होनी चाहिए? तो मैंने कहा कि मक्खी जो होती है, वो गंध पर बैठती है और गंध ही उठा कर के फैलाती है। मधुमक्खी हैं, जो फूल पर बैठती हैं और मधु लेकर के मधु प्रसारित करती हैं। लेकिन कोई गलत करे, तो मधुमक्खी ऐसा डंक देती है कि 3 दिन तक आप अपना चेहरा किसी को दिखा नहीं सकते हो। तो मैंने कहा अब मैं मेरे इस आधी चीज़ को उठा लिया किसी ने और उसका इतना विवाद खड़ा कर दिया, तो मैं बहुत ईमानदारी से किसी के प्रति नकारात्मकता की बिजाय मैं कह रहा था, ऊपर से मैं तो ताकत बता रहा था कि मधुमक्खी की ताकत ये है कि वो ऐसा ही एक छोटा-सा भी डंक लगा दे, तो आप 3 दिन तक मुँह नहीं दिखा सकते हो। मुँह छुपा करके रहना पड़ेगा। ये ताकत होनी चाहिए पत्रकारिता की। लेकिन कुछ लोगों को मक्खी वाला रास्ता अच्छा लगता है।